स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स वाले, उन पे ही ज़्यादा फोकस रखा जाता है कोचिंग में। तो इससे भी एक वो हो जाता है बच्चों के माइंड में मिसकंसेप्शन कि हमें पहले प्रीलिम्स के ही सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, जबकि पूरी मेंस की तैयारी अगर प्रीलिम्स से पहले हो जाएगी तो फिर मेंस निकलने के जो चांसेस होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो जैसे ज्योग्राफी के आंसर लिख रहे हैं तो मैप ज़रूर बनाना है, पॉलिटी कर रहे हैं तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल, और जुडिशरी है तो आर्टिकल 124 लिखना है। तो मैं यही कहूँगी हर स्टूडेंट को कि उनको मेंस की तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए, उसमें वो ऑप्शनल पढ़ें तो सबसे पहले 4 मंथ्स या 5 मंथ्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों हमारे साथ है सुरभि गोयल मैम, जिनका 78 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। ये मैम का 3rd अटैम्प्ट था। तो और जो मैम का ऑप्शनल है वो एंथ्रोपोलॉजी है। तो मैम के हम स्ट्रगल की जर्नी जानते हैं, साथ ही उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या बुक लिस्ट फॉलो करी और कैसे अपनी प्रिपरेशन को किया। तो ये सारी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, तो सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बीटेक किया है मैंने महाराजा अग्रसेन से, और उसके बाद आईटी में मैंने बीटेक करा है, और उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। ओके, सो मैम जैसे कि आपने बीटेक किया है, आप अगर देखा जाए तो यूपीएससी में ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि सपोर्टिंग होते हैं। तो आप मैम टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, तो कैसे सोचा कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है? जी, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन का मेरे मन में इसलिए आया बिकॉज मैंने कैट दिया था अपना बीटेक करके। तो कैट में मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं एमबीए की फील्ड में जा सकती थी। तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं एक्चुअली में क्या एमबीए की फील्ड में जाना चाहती हूँ, क्योंकि एमबीए जनरली सजेस्ट कर देते हैं कि एमबीए कर लो और इंजीनियरिंग कर लो। तो उस टाइम मेरे मन में था कि मैं हमेशा से, पहले बचपन में मेरे मन में एक बार आया था, लेकिन तब मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे अगर सिविल सर्विसेज वाली फील्ड में इंटरेस्ट है, जो हमें काफ़ी अच्छा स्कोप देता है कि हम अपने कंट्री के लिए कर सकते हैं, और इसलिए मैंने वापस से इस फील्ड की तरफ मैंने अपना शिफ्ट करा इंटरेस्ट। दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले नहीं कर सकते अच्छे से, ऐसे बच्चों को लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से ही कर सकते हैं। जी, ओके, आज तो मैम जैसे कि आपने प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी तो कैसे स्ट्रैटेजी बनाई या फिर कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट किया कि हाँ हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, फिर आपने कोचिंग वगैरह ली? कोचिंग मैंने शुरुआत में ज्वाइन करी थी, लेकिन जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और मैंने थोड़ी क्लासेस अटेंड करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो वो फॉर्मेट में पढ़ाते हैं वो मुझे सूट नहीं कर रहा था। बिकॉज वो क्या करते हैं, वो हर दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और नेक्स्ट डे नेक्स्ट पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। तो मुझे ऐसा पसंद है कि मैं एक सब्जेक्ट एक बार में पढूं, और मैंने रियलाइज़ करा कि जैसे जो चीज़ें हैं हम खुद से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से हम पढ़ पाएंगे। और कोचिंग को हम टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो वो कोचिंग मैंने छोड़ के मैं वापस से घर में ही आ गई थी शुरुआत के 2-3 हफ्ते में, और फिर मैंने पूरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से ही करी है। बाकी मैं कोचिंग मैंने टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में यूज़ करी, और मेंस की हो गई या ऑप्शनल की हो गई डेली आंसर राइटिंग के लिए, वो मैंने यूज़ किया। बाकी सेल्फ स्टडी ही किया मैंने। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियासत अली सर के द्वारा आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम लाया जा रहा है, जिसमें आपको वो सारे फीचर मिलेंगे जो आपको लाखों रुपए खर्च करने पर मिलते थे। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करें। तो इसके सबसे पहले हम फीचर की बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस की होलिस्टिकली प्रिपरेशन करवाई जाएगी, साथ ही आपको मिलेगी डेली मेंस आंसर राइटिंग मिलेगी, साथ ही लाइव आंसर राइटिंग सेशंस मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, रिवीजन मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही आपको टारगेटेड शेड्यूल मिलेंगे, डेज वाइज भी मिलेंगे, वीकली भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि टारगेट होते हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं। साथ ही आपको ऐसे राइटिंग मिलेगी विथ बेस्ट स्ट्रैटेजी मिलेगी, साथ ही सीसेट आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। इतने सारे फीचर्स होने के बाद डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन इसके ज़रिए काफ़ी अच्छी बना सकते हो। सो रियासत अली सर हैं जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इनकी टीम काफ़ी अच्छी है और रिजल्ट भी आप देख पा रहे होगे काफ़ी अच्छा रहा है। सो इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, साइट का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप कॉन्टैक्ट करें और अच्छे से इंक्वायरी लें, और आप देख ही सकते हो ये काफ़ी अच्छा इस बार रिजल्ट रहा है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। और ये जो प्रोग्राम है 24 अगस्त और 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। सो जल्दी करें, टाइम काफ़ी कम है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो मैम नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि कोचिंग का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी स्लो लर्निंग की तरह होता है, तो आपको क्या ऐसा फील हुआ मैम?
मतलब मैम जैसे कि कोचिंग क्लासेस होते हैं वो काफ़ी स्लो चलते हैं, मतलब कोर्सेज को कंप्लीट कराने की जो उनकी प्रक्रिया होती है वो काफ़ी स्लो होती है, तो आपको ऐसा फील हुआ कि आप खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा या फिर कुछ ज़्यादा पढ़ सकते हैं? जी, ये बात बिल्कुल सही है। कोचिंग में शुरुआत में वो काफ़ी स्लो पेस पे पढ़ाते हैं जी। और ऐसा मैंने सुना है कि लास्ट के टाइम में थोड़ा रश करते हैं और कुछ टॉपिक्स जो है छूट जाते हैं फिर इस तरीके से। जी। तो जो जैसे कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स माने जाते हैं जो मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों पे कम फोकस रहता है और जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स वाले उन पे ही ज़्यादा फोकस रखा जाता है कोचिंग में। तो इससे भी एक वो हो जाता है बच्चों के माइंड में मिसकंसेप्शन कि हमें पहले प्रीलिम्स के ही सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, जबकि पूरी मेंस की तैयारी अगर प्रीलिम्स से पहले हो जाएगी तो फिर मेंस निकलने के जो चांसेस होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। राइट। जैसे कि मैम आपका ये 3rd अटेम्प्ट था, तो मैम जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट है आपने बताया कि आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, तो मैम देन प्रीलिम्स आप पहले क्या स्ट्रेटजी बना रहे थे, देन अपने 3rd अटेम्प्ट में क्या चेंजेस करे? जी, तो सबसे पहले तो मेरा ये था कि जो मैंने प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था उससे मैंने बहुत ही कम मार्क्स दिए थे, तो मार्क्स नहीं दिए थे तो पेपर में अचानक से बहुत नर्वसनेस थी और आती हुई चीज़ भी मैं गलत करके आ गई क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो होता है पेपर में करने का वो भी नहीं आता था। एंड सेकंड चीज़ ये थी कि माइंडसेट जो है हमारा वो मेरा सही नहीं था शुरुआत में, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो मैंने ओवर द टाइम डेवलप करा कि मुझे कॉन्फिडेंट रह कर जाना है पेपर देने, बिकॉज सिर्फ हार्डवर्क से पेपर नहीं होगा, बिकॉज आता तो 30-40 क्वेश्चन ही होता है सबको प्रीलिम्स में, तो कॉन्फिडेंस से अगर हम जाएंगे तो ही हम एलिमिनेशन से ढंग से लॉजिक लगा के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। एंड तीसरी चीज़ ये थी कि जब मेरे शुरुआत के अटैम्प्ट्स थे तो उनमें मेरा ये रहता था कि मेरे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता था, तो मेरा रिवीजन जो है प्रीलिम्स के पहले तक पूरा अच्छे से नहीं हो पाता था कि जैसे मैं थोड़ा कम टाइम रखती थी तो सब्जेक्ट पूरे अच्छे से कवर नहीं होते थे, और इसलिए इस बार मैंने लास्ट डे से अपनी टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग करी। तो मैंने लास्ट डे जो प्रीलिम्स से एक दिन पहले का होता है उससे मैंने अपना 3 मंथ्स पहले का टाइम टेबल बनाया और उसमें मैंने सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली डिवाइड किया। तो इस तरीके से अगर हम करके, और मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है सब्जेक्ट को, पहले मैं थोड़ा कम टाइम रखती थी तो फिर एक सब्जेक्ट का टाइम दूसरे में चला जाता था और दूसरे का आगे, तो फिर कोई ना कोई सब्जेक्ट को लॉस हो जाता था। राइट मैम। तो इस तरीके से, और उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स को भी हर दिन में बांट दिया, तो इस तरीके से अगर हम टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा। और मॉक्स मैंने ज़्यादा दिया है, 3rd डे मैंने मॉक दिया, तो इस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करा। राइट मैम, जैसे कि मैम आपने 3 महीने बताया कि आपने प्रीलिम्स को डेडिकेट किया, उस टाइम पे मेंस के लिए आपने कुछ भी नहीं किया? नहीं, उस टाइम मैंने इस बार 2.5 मंथ्स रखे थे, यूजुअली मैं 3 मंथ्स रखती थी, बट इस तरह मुझे फील हुआ कि कंपेरेटिवली मुझे याद है चीज़ें, तो मैंने 2.5 मंथ सिर्फ प्रीलिम्स को डेडिकेट करे थे। ओके। और मैम मेंस के बारे में बताइए, कहीं ना कहीं मेंस ही फाइनल सिलेक्शन देता है, फिर अच्छी रैंक बनाने में मेंस का बड़ा है? जी, तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि मेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी यही गलती थी कि मैंने मेंस बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। तो मैं यही कहूँगी हर स्टूडेंट को कि उनको मेंस की तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए, उसमें वो ऑप्शनल पढ़ें तो सबसे पहले 4 मंथ्स लगा के या 5 मंथ्स लगा के, और उसके बाद बच्चे हुए जो 3-4 मंथ्स होते हैं उनमें GS 1, 2, 3, 4 पूरा कवर कर लेना चाहिए। तो मैं इसमें सजेस्ट करूँगी कि GS 4 एथिक्स पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ईजी भी है, और अगर वो हम जल्दी कर लेते हैं तो उसकी हम प्रैक्टिस बहुत सारी कर सकते हैं, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे केस स्टडीज़ की, तो ऑन द स्पॉट कोई केस स्टडी या क्वेश्चन है तो वो हम कर पाएंगे। और फिर GS 1 टॉपिक वाइज मैंने 1, 2, 3 मैं टॉपिक वाइज करती थी, और मैंने विजन में टेस्ट सीरीज लगाई थी सेक्शनल, तो जैसे हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री का टेस्ट दे दिया, सोसाइटी पढ़ लिया सोसाइटी का दे दिया। तो अगर मेंस की तैयारी पहले से हो जाएगी हमारी, तो फिर जब प्रीलिम्स का क्लियर हो जाएगा तो उसका ये नहीं होगा कि हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो हम मेंस की तैयारी अच्छे से रिवाइज करके हम मेंस दे पाएंगे। और मेंस अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर आगे एक वो नहीं होता कि दोबारा देना पड़ेगा, और ये साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। राइट मैम। सो मैम मेंस में क्या है कि आपने जैसे कि ऑप्शनल बताया, तो मैम एंथ्रोपोलॉजी आपने ऑप्शनल लिया और आपका ये बैकग्राउंड भी एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड नहीं था, और नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड होता है या फिर दूसरा बैकग्राउंड होता है, मैक्सिमम लोग एंथ्रोपोलॉजी या फिर सोशोलॉजी लेते हैं, तो मैम मेन रीज़न आपका क्या रहा है एंथ्रोपोलॉजी लेने के? तो एक्चुअली उस टाइम मुझे पता नहीं था ऐसा होता है कि ज़्यादातर बच्चे एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, बिकॉज उस साल रिजल्ट जब आया था, जब मैंने शुरू किया था तो उस साल अनुदीप त्रिशेट्टी सर सेलेक्ट हुए थे, तो उनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था मेरे ख्याल से, तब से बच्चे ज़्यादा लेने लगे हैं। तो उससे मैंने पहले ही चूज़ कर लिया था, 2018 में मैंने चूज़ करा था, तो मैंने सारे सिलेबस देखे ऑप्शनल अलग अलग कौन से हैं, और मैंने थोड़ा सा देखा क्या क्या इंटरेस्ट में है मेरे, बिकॉज मुझे शुरुआत से ही था ह्यूमैनिटीज़ में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, बट मेरे स्कूल में उस टाइम था नहीं ह्यूमैनिटीज़, तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री ऐसे करके मैंने 2-3 ऑप्शनल चूज़ करे थे, बट मुझे एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज उसमें ह्यूमन सोसाइटी के बारे में और ट्राइब्स वगैरह जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं
पढ़ाएंगे, हमें उसके बारे में बताते हैं। तो मुझे वो लगा कि मैं ये पढ़ने में एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज जो भी हम पढ़ेंगे, चूज़ करेंगे ऑप्शनल, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारा एक बार में हो जाए। तो वो चीज़, जो सब्जेक्ट हमें लगे कि हम पढ़ सकते हैं इतना लंबे समय, वही हमें क्राइटेरिया रख के चूज़ करना चाहिए। राइट मैम। और आंसर राइटिंग मैम नॉर्मली आप कैसे करते थे, और आंसर राइटिंग करते हुए आप क्या चीज़ों का ध्यान रखते थे मैम? जी, तो आंसर राइटिंग मेरी अप्रोच थी कि जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है उसके बाद में उसकी आंसर राइटिंग करती थी। सो फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटी पढ़ा और मैंने इसमें जुडिशरी का पढ़ा, तो उसके बाद में फिर जुडिशरी के क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको ही मैं उठाती थी। अलग से कोई इंस्टीट्यूट वगैरह के नहीं लिए मैंने, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं। तो मैंने 2013 तक मैंने सोचा था कि मैं देखूंगी, और उसमें से मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सपोज जुडिशरी मैंने पढ़ा तो उसका ही मैं क्वेश्चन निकालती थी और वो ही मैं लिखती थी। और फिर मैंने डेली आंसर राइटिंग ज्वाइन कर रखी थी एक IAS नेटवर्क पे, उनको मैं भेज देती थी इवैल्यूएशन पर्पज़ के लिए, तो वो इवैल्यूएट कर देते थे। आंसर राइटिंग करते समय मैं ये ध्यान देती थी कि जो भी मैं लिख रही हूँ उसमें मैं वैल्यू एडिशन करने की एक हैबिट बनाने की कोशिश करती थी। बिकॉज मैंने कुछ टॉपर्स की बात सुनी थी, तो वो कहते थे कि ऑन द स्पॉट हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमारी हैबिट होनी चाहिए, मतलब नेचुरली अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे तो ही वो पेपर में ऑन द स्पॉट निकलेगा, क्योंकि उससे हम प्रेशर होता है। तो जैसे ज्योग्राफी के आंसर लिख रहे हैं तो मैप ज़रूर बनाना है, पॉलिटी कर रहे हैं तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल, और जुडिशरी है तो आर्टिकल 124 लिखना है, जजमेंट्स हो गई। सिमिलरली अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो फ्लड्स कितने % एरिया में आते हैं, मैप बनाना। तो ये मेरा वैल्यू एडिशन पे फोकस था, जो हमारी नेचुरली चीज़ आएगी तो हम पेपर में कर पाएंगे। और दूसरा मेरा रहता था कि मैं बैलेंस्ड आंसर्स लिखने की कोशिश करती थी, ताकि ये ना लगे कि हम एक तरफ की बात को ही देख पा रहे हैं। बिकॉज एज सिविल सर्वेंट हमारी UPSC आई थिंक डिमांड करता है कि हम एक बैलेंस्ड और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग शो कर पाएँ। राइट मैम। सो मैम एक मुन्नाल पटेल सर की बुक आती है जिसमें 20 ईयर क्वेश्चंस पेपर जो कि टॉपिक वाइज रहते हैं, तो मैम इस तरह की बुक आपने पढ़ी हैं या फिर पढ़ी हैं, तो इस तरह की बुक हेल्पफुल रहती हैं नॉर्मली, क्योंकि प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स को मोस्ट मस्ट माने जाते हैं कि हाँ उनको पढ़ना ही है। जी, तो मैंने ये किताब ली थी क्योंकि उसमें सर ने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं मेंस के, तो इस पर्पज़ से ही ली थी। मैंने पूरी किताब गो थ्रू नहीं करी थी, बिकॉज काफ़ी हैवी बुक है, बट वो चीज़ ज़रूरी नहीं है खरीदना, बिकॉज वो चीज़ सर ने अपनी वेबसाइट पे भी दे रखी है। तो मैं थोड़ा सा चाहती थी कि मेरे पास फिजिकल फॉर्म में भी हो हार्ड कॉपी, इसलिए मैंने ली थी। बाकी कंपल्सरी नहीं है, जैसे अगर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है तो। उसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो भी आप क्वेश्चन टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसकी फिर आप आंसर राइटिंग डायरेक्टली उसमें से निकाल कर सकते हो, बिकॉज UPSC में तो क्वेश्चंस जम्बल्ड अप होते हैं, तो वो वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है आंसर राइटिंग के लिए। ओके, सो मैम कुछ ऐसे डाटा फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, तो उनको याद रखने के लिए आप क्या करते थे मैम? नोट्स बनाते थे या फिर शॉर्ट नोट्स बनाते थे तो वो कैसे बनाते थे मैम? जी, तो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके लिए मैं क्या करती थी कि इनको लेने का मेरा ये अप्रोच था कि या तो जो करंट अफेयर्स मैगजीन होती है तो मैं विजन की फॉलो करती थी, तो वहाँ से मैं निकाल लेती थी, क्योंकि वो लोग देते हैं सफिशिएंट, तो हमें अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मेरा रहता था न्यूज़पेपर में कोई बहुत अच्छी जजमेंट आई है आज, या फिर कोई कोटेशन आती है इंडियन एक्सप्रेस में ऊपर लिखी हुई होती है, या फिर कोई फैक्ट आता है कि बहुत ही अच्छा फैक्ट है, वो GDP के नंबर्स हो गए सर्वे से, वो मैं लेने की कोशिश करती थी। और उसको मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, फैक्ट्स के अलग से, जजमेंट्स के अलग से, कमिटीज़ के, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करे हुए हैं ऑलरेडी। तो इनको मैं क्या करती थी कि थोड़ा मुश्किल तो होता है ये लर्न करने में, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ करते रहें। तो अगर हम थ्रू आउट द ईयर बार बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहेंगे, और जब सेक्शनल टेस्ट दें तब एक बार उस सब्जेक्ट के रिवाइज़ कर लिए, तो वो हमारे माइंड में 80% तो रह जाएंगे और उतने एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो मेरा यही रहता था कि मैं रात में 1 घंटा अलॉट करके रखती थी कि 10 से 11 मेरा वैल्यू एडिशन का टाइम है, तो उसमें मैंने न्यूज़पेपर से जो फ़ोटो ली है, बस मैं फैक्ट्स की या जजमेंट्स की लेती थी, न्यूज़पेपर्स के अलग से नोट्स नहीं थे, तो वो मैं ऐड करती थी अपने नोट्स में, और उसके बाद मैं कुछ सेक्शन ऑफ फैक्ट्स को रिवाइज़ करने की कोशिश करती थी। राइट मैम। सो मैम प्रिपरेशन के दौरान जब भी स्टूडेंट तैयारी करने स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि कितने साल पढ़ना होगा, कितने घंटे पढ़ना होगा डेली, तो मैम आपके सीन में क्या था कि आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे, और मैम प्रोडक्टिव स्टडी कितनी हो पाती थी आपके, कितने आवर्स? तो मैं कहूँगी कि जो मैं टाइम को लेकर मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, मैं टाइमर ऑन कर के पढ़ा करती थी, तो मैं अपनी प्रोडक्टिव जो टाइम होता था मैं उसको ही ऐड करती थी अपने टाइम में। बाकी जैसे वाटर ब्रेक होता है, या कोई बात करने लग गया बीच में, या हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है पढ़ते पढ़ते, तो वो मैं नहीं गिनती थी। तो इससे क्या होता है कि अगर हम अपना टाइम नोट कर रहे हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, तो एंड में हमें पता चलेगा कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन और ऑनेस्टी अपने साथ मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ऐसे कह भी दें कि हमने आज 12 घंटे पढ़ लिया, लेकिन
लेकिन अगर हमने इफेक्टिवली 6 घंटे ही पढ़ा है तो वो मेन चीज़ वही रहती है कि हमें अपना आइडिया होना चाहिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं। और दूसरा मेरा ये था कि मैं डेली कोशिश करती थी कि मैं 8 आवर्स पढूं, कभी वो 7 हो जाते थे, कभी 9 हो जाते थे थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जब पेपर पास आ रहा होता था तब जैसे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स, तब मैं डेली 10 आवर्स करती थी। और जब एकदम पास आने वाला, जो लास्ट के 20-25 डेज़ होते हैं और लास्ट के 2 हफ्ते स्पेशली, तो उनमें तो 13-14 घंटे भी हो जाते थे, बिकॉज उस टाइम तो सिर्फ ये है कि खाओ जल्दी से और फिर वापस पढ़ो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट का टाइम होता है स्पेशली प्रीलिम्स और मेन से पहले का, उस टाइम मतलब पेपर हो जाएगा फिर तो पढ़ नहीं सकते हैं। सो उस टाइम जितना ज़्यादा हम पढ़ लें, जितना पुश कर सकते हैं, बिकॉज एक बार पेपर हो गया फिर तो ये है कि नहीं अच्छा हुआ तो फिर दोबारा देना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने एक बार फेलियर, 2 बार फेलियर फेस कर चुकी थी मैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितनी पुश कर सकती हूँ अभी, तो मैं थोड़ा सोना भी अपना बल्कि कट कर देती थी। पेपर वाले दिन प्रीलिम्स में सो के जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं मिसमैनेज करके टाइम सोने का, मैं ज़्यादा पढ़ने की उस टाइम कोशिश करती थी। बाकी मैं कहूँगी कि डेली थ्रू आउट द ईयर 12-13 घंटे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसमें बर्नआउट हो जाते हैं और इतना नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम 7-8 आवर्स अपनी ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि इधर उधर की बातें सोच रहे हैं या फिर फ़ोन करने लग गए बीच में, तो ऑनेस्टी के साथ अगर हम 8 आवर्स पढ़ लेते हैं रोज़, तो वो अच्छा है मेरे ओपिनियन में। ओके, सो जो नए एस्पिरेंट है, फ्यूचर एस्पिरेंट है मैम, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है और देन वो प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, तब समझ आता है कि अरे ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, और वो कहीं ना कहीं फंसने लग जाते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी इधर उधर की बातें चलने लग जाती है, जिससे उनकी प्रिपरेशन काफ़ी हैम्पर होती है। जी, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी स्टूडेंट्स को कि उनको मेंस की तैयारी पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप मेंस की तैयारी कीजिए डे 1 से, और आप मेंस की तैयारी अगर कर लेंगे अच्छे से, मेंस की तैयारी मतलब ये नहीं कि आंसर राइटिंग करनी है, मेंस की तैयारी का मतलब है कि हमें सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, और ये हम कवर कर लेते हैं अगर प्रीलिम्स से पहले, तो हमारा फिर मेंस जो है काफ़ी अच्छा चांस बन जाता है कि हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी से डेली पढ़िए, कभी कभी ब्रेक लेने चाहिए, और अपने दिन में भी थोड़े ब्रेक ज़रूर रखिए, क्योंकि इनिशियली मैं ब्रेक्स नहीं रखती थी अपने, तो बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसमें। तो आई वुड से कि आप प्लीज़ ब्रेक्स रखिए। एंड थर्ड थिंग आई वुड से कि अपना एक टाइम टेबल बनाकर चलिए अच्छे से। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो फिर आपका पक्का हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अभी जुलाई चल रहा है, तो आप 3-4 मंथ्स के अराउंड आप ऑप्शनल के लिए रख सकते हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की बिगनिंग तक, ये 4 मंथ्स में आपका जीएस में पूरा हो जाएगा। और उसके बाद 3 मंथ्स जो है प्रीलिम्स के लिए रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना टाइम शेड्यूल बना के चलेंगे, पहले मंथली और फिर डेली, तो ये आपको एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आपकी पूरी स्टडी मैनेज हो जाएगी अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। उन्होंने डिटेल में बताया कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में मैम ने जो टेलीग्राम चैनल बताया था, तो मैम का भी टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।